ऐसा कथन सुसंगत होता है यदि वो करने वाले के हित के विरुद्ध हो। सुसंगत, रिलेवेंसी। सुसंगत तो आप समझ गए होगे ना, रिलेवेंसी। यदि वो साक्ष्य होता तो उसे किसी अपराध के लिए सजा या प्रतिकर देने के लिए या प्रतिकर देने के दायित्व में उसको हम फंसा देते। ऐसे कथनों को उसके हित के विरुद्ध कथन कहते हैं, क्योंकि अब हमने कह दिया कि हाँ इन्होंने हमको 2,000 रुपया दिया था, तो अब हम उससे पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते ना, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरा अभी 2,000 रुपया बाकी है, तो वो किसके अगेंस्ट होगा? उसके अगेंस्ट होगा, यानी कि अब उसको 2,000 रुपया देना है। ठीक, तो अपने हित के विरुद्ध। Such a statement is relevant when it is against the pecuniary or property interest of the person making it. इसको पढ़ा दिया था क्या मैंने? Or when, if true, is would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or a suit for damage. पुरुष नर्स के रजिस्टर में लिखा गया ये तथ्य कि उसने एक बच्चे का प्रसव कराया था जिसके लिए उसे शुल्क मिल चुका है, इस बच्चे की जन्मतिथि का साक्ष्य माना गया, पहली चीज। दूसरा, उसका ये लिखना कि वो शुल्क पा चुका है। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि अभी बाकी है फीस, कह सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हित के अगेंस्ट में क्या किया? लिख दिया कि मुझे फीस मिल चुकी है। ठीक, इसी प्रकार एक केस था टेलर बनाम विथेम का। टेलर बनाम विथेम, इसमें यह था कि जैसे कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं, जैसे बैंक वाले होते हैं, या कुछ लोग पर्सनल जीवन में भी ऐसे बिजनेस करते हैं। उन्होंने कहा भैया हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, पैसे की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि 6% ब्याज के हिसाब से आपको मिलेगा। तो बोला ठीक है भैया, कितना होगा 6% का, एक महीने कितना होगा? तो बोला कि 6% के हिसाब से 10,000 का 12 महीने का 72,000 रुपया, 7200 रुपया होगा। तो कहा कि 7200 रुपया होगा तो एक महीने कितना होगा? 600 रुपया। ऐसा करिए आप मुझको 94 रुपया दे, 9400 रुपया दे दीजिए, नहीं कि 10,000 में 600 अपना एक महीने का ब्याज काट लीजिए। अब उसने दिया और उसने अपने डायरी में एंट्री कर दिया कि मुझे ब्याज मिल चुका है, 600 रुपया मुझे ब्याज मिल चुका है। अब अगर कल के कोई डिस्प्यूट होता है कि इन्होंने हमसे कर्जा लिया ही नहीं, अगला इनकार कर दे कि इन्होंने तो हमको कर्जा दिया ही नहीं, उन्होंने कहा 10,000, उनका 10,000 तो आपने कभी दिए नहीं हमको, आपने तो हमको 9400 रुपया दिया है। अगर मान लो, क्योंकि फंसते हैं ऐसे मसले, फंसते हैं छोटी छोटी बारीकियों में, इसीलिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अगर आप उनमें पढ़िए तो कहीं आप फंसा नहीं सकते कंपनियों, सारी बातें लिख देते हैं। आपने हमको तो 10,000 दिया ही नहीं। अब वो जो एंट्री किया था, वो जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है उस व्यक्ति के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने लिखाने के बाद साइन कर दिया कि हाँ मुझे मैंने इनको 600 रुपया ब्याज अदा कर दिया है। अब ये हो गया 600 रुपया ब्याज आप कितने, तो फिर वो अब उसका एस्टिमेट बना के देगा साहब, 6% के हिसाब से 10,000 का इतना 7200 रुपया हुआ, अब पर मंथ 600 रुपया आया इनका। कैलकुलेट करके जस्ट आपको समझा दीजिए।
आपके अगेंस्ट हो जाएगा। किसके? जो कर्ज लिया है। हो गया कि नहीं हो गया? पकड़ में बात आ गई। तो इस तरह से चीजों को साक्ष्य में क्या किया जाता है? साबित किया जाता है। यही पढ़ रहे हो ना आप लोग? यही पढ़ रहे हो। लेकिन ये बात उस व्यक्ति की जो लेने के बाद या करने के बाद मर गया है, नहीं मिल सकता है, नहीं लाया जा सकता है। अब उसका वारिस कह रहा है कि हमारे पिताजी ने कभी ऋण लिया ही नहीं, तो वो दिखा देगा खोल के, देखो ये आपके पिताजी का है कि नहीं। या आप पिताजी ने उसी समय एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने लिया था, तो उसके अगेंस्ट हो गया ना। अब उसका बेटा स्वीकार कर ले कि हाँ ये हमारे पिताजी की ही साइन है, इतना खाली इतना वो कह दे कि हाँ ये साइन मेरे पिताजी की है, तो क्या हो जाएगा? उसके हित के विरुद्ध। ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ, 8 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था ना? हो गया था? नहीं, बैरक की लैंग्वेज पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। हेडिंग था, हेडिंग पढ़ाया था ना। एक्सप्लेन नहीं हुआ था। दो से बाकी, एक तक हो गया था। एक तक हो गया तो दो से बाकी तुमको याद था। ठीक है। फिर उसके बाद मामला आता है, जैसे मान लो किसी जमीन का विवाद पैदा हो गया, या किराएदारी का मसला हो गया। कभी कभी किराएदार भी मकान मालिक बन जाते हैं ना। बनते कि नहीं बनते? अब अगर मकान मालिक ये स्वीकार कर ले कि हाँ ये मकान मालिक है, किसके किसके हित के विरुद्ध होगा? हम्म? मालिक के हित के विरुद्ध होगा। और किराएदार ये स्वीकार कर ले कि हाँ मैं किराएदार हूं, उसके हित के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक। तो अगेंस्ट इंटरेस्ट। अब डिक्लेरेशन एज टू पब्लिक राइट, लोकाधिकार या रूढ़ि के बारे में कथन। डी, लोकाधिकार या रूढ़ि के बारे में कथन। देखो एक चीज ध्यान दो थोड़ा से, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है या चल क्या रहा है, तो क्रॉस करके पूछ लेना। ठीक, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती कि चल क्या रहा है, कौन सी बला का नाम हो रहा, क्या हो रहा है। तो उसका जो तादात्म्य जिसको बोलते हो, उसका मिलान वो कर लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। डिक्लेरेशन एज टू पब्लिक राइट। एज टू पब्लिक राइट, सेक्शन 26 का डी। इसका क्या मसला होता है? लोक अधिकार रूढ़ि के बारे में। सौम्या, तुम्हारे घर में कभी बैल पाले जाते थे, तुमको याद है? तुमने नहीं देखा। अब ये बात कैसे पता चले कि इनके घर में बैल पाले जाते? पड़ोसी आके कहा कि साहब इनके पिताजी या इनके दादाजी ने हमसे बैल खरीदने के लिए पैसा लिया था उधार। वो बुजुर्ग आदमी, वो भी उसके दादा को दिए तो बुजुर्ग हो गए ना। अब देखने लगे इनका लड़का कमाने लगा, वसूली करते हैं। तो अब पहले तो ये पता करो कि क्या इनके घर में बैल पाले जाते थे। तो उस गांव का एक कस्टम हुआ करता था कि हर घर में
बैल होना चाहिए। ठीक। अब जैसे सौम्य करेंगे, हमने देखा ही नहीं। अब मान लो इन्हीं से पैसा वसूल करना हो तो इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। बैल वैल हम क्या जाने, हमारे घर नहीं। मतलब दादाजी को बुलाओ, कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी हो, उनसे पूछ लो। लेकिन अब वो भी नहीं, कोई नहीं है, वो तो लेने आया ना। अब कैसे साबित होगा? तो अब रूढ़ी के बारे में कुछ साक्ष्य कहीं ना कहीं से मिले, तभी तो काम बनेगा। तो रूढ़ी का साक्ष्य तो मिल सकता है भाई, गांव के आसपास के लोगों में चर्चा होती कि यार हमारे जहां पहले बैल पालना कंपलसरी हुआ करता, गाय को पहली रोटी खिलाना कंपलसरी हुआ करता। रूढ़ी, कस्टम है। लेकिन वो बात, अब वो कौन कहे? वो तो जो कहने वाला था, जो बताने वाला था, तो मर के चला गया। नहीं तो ये कथन किसके है? जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, जो मर गया है, अब वो रूढ़ी को कैसे साबित करेगा? जिन वहां से निकल के आएगा क्या? तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी। तो लोक अधिकार नहीं, अभी जैसे मान लो, अभी हम लोग हैं, हम लोगों को पता है कि ये रास्ता है, ठीक है। हम लोगों ने बता दिया कि वहां पे पेनिसियाला क्लासेस थी, वहां पे एक छोटा गेट था, एक बड़ा गेट था। हमने आने वाले उत्तराधिकारियों को बता दिया। या आपने, किसी ने जीवन व्रत अपना लिखा और उसमें उसने आपने कोचिंग का नाम लिख दिया। कोचिंग में 2 प्रवेश द्वार थे, आपने लिख दिया। अब आगे चल के कोई विवाद हुआ, सबका कुछ खोजा जा रहा है, यार कौन कौन लड़का पढ़ रहा था यहाँ पे, निकालो। बोले वो पढ़ रहा था। हमारे पर तो बड़ा फेमस हो गया है यार, वो तो आजकल किताबें लिख रहा है। तो उसकी किताब जीवनी लाओ, उसकी हो सकता है जीवनी में, हो सकता है वो लिखा हो। खोला गया तो पता चला हाँ, लिखा है उसने। तो अब जो हम कह रहे थे कि 2 गेट थे, हमारे पिताजी ने हमको बताया था या हमारे दादाजी ने हमको बताया था। तो अब वो तो है नहीं, अब हमारे कहने से तो हो नहीं जाएगा। तो अब कहां से वो किया जाएगा? उससे जो व्यक्ति नहीं मिल सकता, या जो इसके रिकॉर्ड रखे हुए, इसका मैप रखा हुआ है ना, वहां से क्या होगा, साबित हो गया। या कुंभ के दौरान रिकॉर्डिंग की गई होगी पूरी, सब पूरे एरिया की, उस रिकॉर्डिंग में देख लो, मिल जाएगा। तो किसी भी लोक अधिकार, यानी पब्लिक राइट, या कोई भी कस्टम के बारे में इस खंड में कहा गया कि जब कथन किसी ऐसे व्यक्ति जो मर चुका है या आ नहीं सकता का किसी लोक अधिकार या रूढ़ि या लोक या साधारण हित के विषय के बारे में विचार प्रकट करता है, तो कथन सुसंगत होगा। सुसंगत की शर्तें ये है कि कथन करने वाला ऐसे विषय की जानकारी अवश्य रखता था, मतलब उस अधिकार आदि के बारे में कोई संविवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। क्लास 4 deal with declaration of deceased person as to public right or custom are matters of general interest. The clause provides that when the statement give the opinion of general interest, the clause provides that when the statement gives the opinion of any such person who is dead, otherwise unavailable as a witness as to the existence of any public right or custom or matters of public general interest, the statement is relevant. बात समझ में आ गई होगी? यहीं से समझ में आ गया कि नहीं आया? एक डुन रेवन बनाम लेवेनिल, डुन रेवन, इनका केस था। लेवेनिल सॉरी, लेवेनिल, लेवेनिल, इनका केस था एक। इसमें यह था कि
भूमि का जो स्वामी होता है और उसके कुछ पट्टेदार में ये बात उठी कि भूमि का एक विशेष भाग लॉर्ड की फालतू जमीन का भाग था या पट्टे की जमीन का भाग था। लॉर्ड ने कई एक मृतक किराएदारों के साथ कथन पेश किए कि वो उसकी फालतू जमीन का भाग था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक कोई भी प्लेस है। अब इसमें हमको पता है कि ये इतनी जीएस लैंड है। जीएस लैंड समझ रहे हैं ना? जीएस लैंड गवर्नमेंट या स्टेट लैंड, गवर्नमेंट लैंड या स्टेट लैंड, ठीक है, इतना हमारा है ना? लेकिन हमने कब्जा लिया पूरे को। अब हमने एक होता ना, कभी कभी लोग बैठते हैं आपस में तो बातचीत होने लगती है, यार ये इतना बड़ा प्लॉट सिविल लाइन में कैसे पा गए तुम, है ना? तो बोला यार ये तो इतना तो अपना है, ये इतना सरकार का है, कब्जियाए हुए बंजर जमीन थी या ऐसे वैसे जमीन, इतना हमने कब्जा कर लिया। अब वो ने ये बात कई लोगों को बता दी कि रियल का पट्टा इतने का ही है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो कब्जे का है। अब कल के अगर कहीं पर राइट की बात आ जाए, आप लड़ोगे, कह रहे ये तो हमारा पूरा है, आप तो नहीं डिनाई करोगे ना कहीं पे। लेकिन अगर आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ हाँ इतना ही हमारा है, तो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो आप केस करोगे, दुनिया की कहानी रचोगे, है ना? किसी तरह से मिल जाए, साहब मेरा आने जाने का, अगर आने जाने का रास्ता है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। सुखाधिकार भी ईजमेंट ही होता है ना, तो ईजमेंट में अगर ये लैंड आपने ले लिया है तो फिर वो नहीं जा सकती, ठीक है? अब आए ये बात, आपने कई पट्टेदार जितने भी किराएदार हैं सबको आप ये बताते चले गए, अंत में आप नहीं बचे। अंत में गवर्नमेंट ने बुलडोजर पहुंचा दिया, अब तो इसको गिराना है। अब मसला फंस गया कि कैसे साबित हो कि भाई, तो बुलडोजर पहुंचा तो कुछ ना कुछ हो फिर। अब उसका लड़का जो है परेशान, क्योंकि अगर उसको ये पता हो जाए कि नहीं, उसको ये नहीं पता था कि ये सरकार, उसको तो ये था कि मेरे बाप की बिल्डिंग है, कैसे गिरा देंगे, जैसे अभी मेरठ में गिराया, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स है, 40-50 दुकानें थे, गिरा दिया। तो उसको तो नहीं पता था ना, लेकिन अब उसने अपने पिताजी के पूरे रिकॉर्ड खंगाले या उनका जो भी था खंगाले, या किसी बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया। तो अब बुजुर्ग आदमी से पूछना तो मृतक आदमी की बात को पूछना है ना, तो इसीलिए यहां पे हेयर से एविडेंस को एक्सेप्शन में रखा गया है। तो अब उसने कहा बेटा परेशान ना हो, तुम्हारे पिताजी हमको बताए थे कि ये इतना पार्ट जो है जिसको ये गिराने आए हैं ये सरकार का है। तो अब उसको संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब अपना है ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई ना? इतनी सी बात। मैंने ठीक है भैया गिरा लो, क्या कर सकते हैं। तो गिराने भी आए तो गलत तरीके से तो आए नहीं, वो भी लीगल वे में आए। लेकिन अब आपको नहीं पता था, आपको नहीं जानकारी थी, इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करो। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सी पुरानी चीजें एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है ना। बैठते हो कि नहीं बैठते हो? दादाजी के पास जिसके दादा हो, नहीं बैठना चाहिए, वो पुरानी पुरानी बातें सुनो। 1857, सॉरी 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो आज आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे कुछ नहीं, सब बड़ा बढ़िया था। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बल एक बात बताओ, आपका कोई परिचित व्यक्ति हो, परिचित हो घर का हो, परिचित हो घर का हो, दोनों दोनों शब्दों में, दोनों में फीलिंग देखिए, और उसको फांसी की सजा हो गई हो, और वो आपको लेटर लिखा हो कि कल मुझे
फांसी होनी है, अगर आ सकते हो तो आके मुझसे मिल लो। तो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन होती है। एक तो वो व्यक्ति जिसको फांसी होने की होता है, उसको ये लगता है काश कोई मुझे बचा ले, नहीं होता ना उसके अंदर। और जिसको उसने लेटर लिखा उसको ये फील हो रहा है कि अब तो ये बचेगा नहीं। तो कैसी सिचुएशन उस वक्त होती होगी, कोई आपको मार्मिक लेटर लिखा हो और ये कि वो कल नहीं बचे, कैसा लगेगा। सोचो क्रांतिकारियों को, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, भगत सिंह। सोचो जरा, आप लोग खाते पीते मस्त रहे तो कोई टेंशन ही नहीं रहता, मुझे लगता है यार दुनिया सब ऐसी चल रही, ऐसी ही आजादी मिल गई। इसके लिए बड़े बड़े बलिदान हुए। अगर अपने आप पे उसको रख के देख लो, अपने परिवार पे रख के, अपने रिश्तेदारों पे रख के देख लो, तो आप कभी भी अगेंस्ट इंडियन नहीं हो सकते, अगेंस्ट लिबर्टी नहीं हो सकते, अगेंस्ट फ्रीडम नहीं हो सकते, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो सकते आप। लेकिन आप नहीं देखते हो। लड़ना भिड़ना लड़ाना ये सब सब राष्ट्र के अगेंस्ट है। होता कि नहीं होता, नहीं दर्द होता। तो जैसे होता ना, कुछ लोग किसी को मार देते हैं तो उनको ये रखना चाहिए यार हम इसको मार रहे हैं तो इसके साथ भी तो कोई ना कोई होगा। तो कुछ चीजें होती हैं बर्दाश्त की जाती है। हमारे देश में अब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं बची है। लोगों में तुरंत उबाल आ जाता है। और उबाल कब आता है, जब आप पावर में होते हो, तभी आता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा से कभी कभी राष्ट्र के बारे में भी, उन क्रांतिकारियों के बारे में जो नहीं थे उस वक्त, बताते हैं लोग भूखों रहते थे, जंगल में जाके पेड़ों की छाल को खा खा के, पत्तियों को चबा चबा के अपने जीविका को, नहीं अपने आप अपने जीवन को उन्होंने किसी तरह से बचाया। सोचो। और यहाँ पे आपको एक दिन भूखा रख दिया जाए तो गिरने लगते हो, ऐसे ऐसे व्रत रख लेते हो तभी कह रहे सर आज व्रत है, आज नहीं आएंगे क्लास। अरे जबकि पता है कि अभी जाके जूस ठूसेंगे, है ना। सोचो, लोग कैसे कैसे, तभी आपका, आप लोग तभी तो आए यहाँ पे। अगर वो लोग सोचते हैं भाड़ में जाए दुनियादारी, तो हम लोगों का अस्तित्व होता क्या यहाँ पे, नहीं होता। तो जो जिस दौर में होता है उसको वो चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नातेदारी अथवा कौटुंबिक बातों के बारे में। डिक्लेरेशन एज टू रिलेशनशिप आर पेडिग्री, सेक्शन 26 डी हुआ था ना, डी तक। ई और एफ इसमें दोनों देख लेना, ई और एफ। हाँ, क्या चीज, नातेदारी, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा। नातेदारी और कौटुंबिक अथवा बातों के बारे में। डिक्लेरेशन एज टू रिलेशनशिप ऑफ डिग्री।
क्या पढ़े क्या हो, समझे क्या हो, पहले बताओ। पहले तो नातेदारी बताओ और कौटुंबिक, कुटुंब बताओ। हम्म। पेडिग्री क्या होती है? खान पियन। हाँ। पेडिग्री। हाँ। कुटुंब, परिवार, फैमिली, कुटुंब रजिस्टर की नकल। याद आ रहा है? वंशावली, है ना। अब किस वंश के हो आप, अपने 4 पीढ़ी ऊपर बता सकते हो? 4 पीढ़ी ऊपर बता सकते हो? नहीं बता सकते। राहुल गांधी से पूछा जाए तो हो सकता है वो बता दे। क्यों? उनका रिकॉर्ड में रखा हुआ है। रणधीर सिंह। बात समझ लेना, समझ में आ जाएगी। लेकिन आप नहीं बता सकते, तब फिर कैसे होगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। अगर आपने अपने ग्रांड टू ग्रांड, परदादा क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, तो उनसे तो आपकी मुलाकात हुई नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं नसीब वाले, हो जाती है कुछ लोगों अपने बाबा से नहीं होती, कुछ लोगों के पिता से नहीं होती, तो अलग अलग वैरायटी है उसमें भी, है ना। तो कुछ लोग होते हैं भाग्यशाली होते हैं कि ग्रांड भी देख लेते हैं, है ना, और ग्रांड का भी ग्रांड देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कुटुंब की बातें हो गई। अगर उस कुटुंब में कोई डिस्प्यूट होगा, मान लो चाचा ही लोगों में हो गया, चाचा ही लोगों में डिस्प्यूट हो गया, अब उसका हल कैसे होगा? पता है कैसे होता है? किसको बुलाया जाता है? घर का मामला है तो बाहर क्यों बुलाओगे? नहीं। तो जो, अगर मान लो चाचा जी छोटे हैं, पिताजी भी छोटे हैं, उनसे ऊपर कोई उनकी सिस्टर है, बुआ जी, उनको बुलाइए। वो कह रहा पिताजी ने ये जमीन हमको दी थी, वो कह रहा ना, पिताजी तुमको कैसे दे के चलेंगे? अब बुआ जी को बुलाया गया कि बताइए बुआ जी, क्या ये खेत पिताजी ने हमको अलग से दिया था? अब दिया था तो क्यों दिया था? तो बोले बेटा तुम्हारे पिताजी, ये हमारे भाई को उनकी ससुराल से कुछ जायदाद, ननिहाली जायदाद मिली थी, और नाना ने जब दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये इतनी जमीन जो है स्पेशल उसके नाम कर देना, क्योंकि मैं उसको हो सकता है उसकी शादी में गिफ्ट देने के लिए ना रह सकूं। होता ना, कुछ लोग ट्रांसफर कर जाते, तो इसलिए इतनी जमीन तुम्हारे भाई को ज्यादा मिल गई है, क्योंकि अब ये पूछो कि नाना जी ने जब तुम्हारी शादी हुई थी बड़े भाई से, तो तुम्हारी शादी हुई तो नाना जी ने तुमको क्या दिया था? तब बोले 50,000 रुपया दिए थे। तो अब नाना जी ने अपनी वसीयत कर दिया कि तुमकी प्रॉपर्टी तो तुम्ही को जाएगी, दोनों भाइयों में, लेकिन मैं तो उसको नहीं दे सका 50,000 रुपया। अब उसकी शादी पता नहीं कब हो कब ना हो, तो उसके बदले में बेटा मैं तुमको इतना जमीन का टुकड़ा दे दे रहा हूं, ये तुम अपने नाम रख करा लेना। अब नाना की जमीन पिताजी के नाम आई, पिताजी ने उसको वैसे एज इट इज उनके वसीयत के अनुसार ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पे वो विवाद की जड़ बन गई दोनों भाइयों में, इनके नाम इतनी जमीन कैसे आ गई? एक ही बाप की औलाद है तो दोनों को बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन अब उसकी कहानी कहाँ से पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? कुटुंब से, है ना। फिर अगर मान लो कुटुंब में नहीं है,
किसी रिश्तेदार को बुलाया गया था। तो अब जीजा वगैरह जो होते हैं वो कुटुंब में तो नहीं आते ना, परिवार में नहीं आते। तो कभी किसी मसले में पिताजी ने बुलाया था अपने जीजा जी को, उनके सामने ये फैसला हो गया था, वो फैसले को लिख दिया गया था, लिखने की एक कॉपी जो है फूफा के पास रखी हुई है। तो क्या होगा, पेश किया जाएगा ना। फिर इसी तरह किसी बच्चे को दत्तक लिया जाता है, मसला आ गया कि ये तो मेरा बेटा ही, ये तो हमारा भाई है ही नहीं। अब आखिरी में ही होता है, ये तुम्हारा, ये तो फिर आया कहाँ से, तो बोले अडॉप्ट किए थे। अभी तक उस बच्चे को ये पता नहीं था कि मैं अडॉप्टेड हूँ कि मैं रियल में हूँ। अब बात जब खुली, मामला आया कि दत्तक है भाई। जब दत्तक लिया गया तब उस वक्त कौन था, क्यों दत्तक लिया गया था, ये भी मसला हो गया। तो फिर बैठा के पुरानी चीजों को, अब वो जो जिसने दत्तक दिलाया या जो उसमें था वो तो सब कोई बचा नहीं, हो तो सब पासे जवे हो गए, चले गए, एक्सपायर हो गए। तो कैसे साबित किया जाएगा कि दत्तक वाकई में लिया गया था, वाकई में ये दत्तक ही है कि नहीं है, सबूत तो चाहिए ना। तो अब कोई रिश्तेदार उसमें शामिल रहा हो, वो ऐसी चीजों को मेंटेन करता रहा हो डायरी में, लिखित में, जो भी है, या उन्होंने ही उस दत्तक को उसके घर से दिलवाया हो, ये भी तो हो सकता है। तो अब उस घर वाले के पास आप जाइए, क्या आपके दो बेटे थे, हाँ दो बेटे, एक बेटे को आपने गोद दिया किसी को, बोले हाँ दी। तो लेकिन अब मसला तो इस बात का है कि वो स्टेटमेंट जो होना चाहिए उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो व्यक्ति उस दत्तक ग्रहण में शामिल था। अब वो मर चुका है, वो नहीं मिल सकता है, वो कहीं दूर चला गया है, जिसकी गवाही मुश्किल हो रही है। तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल सकते क्या, ठीक। अब वो डॉक्यूमेंट्स कैसे पता चलेंगे, अब धीरे धीरे खोजते खोजते पता चल गया कि बंदा लिखता था, या लिख के रखते थे, या डायरी थी इनके पास, ठीक। तो इसमें बात दोनों में समझ में आ गई ना मिस्टर अभिषेक। रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के संबंध में कथन सुसंगत हो गए। अभी जैसे विवाह में आया, जो भी अब देखना अभी उदाहरण आएंगे। Deal with relationship and family affairs, they can keep taken up together, provided that a statement will be relevant when it relates to the existence of any relations by blood, marriage, adoption. It will be relevant provided that the persons making the declaration had special means of knowledge about the relationship, and the statement was made before any dispute about the matter has arisen. नातेदारी के ज्ञान के बारे में विशेष साधन थे, कथन थे, विवादग्रस्त प्रश्नों को उठाए जाने के पूर्व किया गया था। हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तो ये बताओ, विवाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रक्त के बारे में, विवाह के बारे में, या दत्तक के बारे में हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मान लो हम कहें कि, या हमारे उम्र के बारे में, मान लो कहीं कोर्ट में कोई मामला आया, किसी व्यक्ति के उम्र के बारे में प्रॉब्लम आ गई कि साहब ये 1995 में इन्होंने एक वसीयत किया था, अब इनकी जो डेथ है वो 1993 की है, तो 95 में वसीयत कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। अब ये सारा चीज, जो व्यक्ति किसी चीज, किसी व्यक्ति की चीज को हड़पना चाहते हैं, मान लो प्रॉपर्टी है कोई, अब इसको, इनके कोई लड़का नहीं था, अब इनकी प्रॉपर्टी को इनका भतीजा हड़पना चाहता है। अब उसको भी सही में नहीं पता कि वो कब मरे थे, उन्हें 95 दिखा दिया।
मरे थे वो 93 में। और उसमें भी उसने लिख दिया कि 60 साल की उम्र में। ये व्यक्ति अपनी उम्र के बारे में एक जगह एंट्री करके चला गया था कि मैं, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है इतनी है। अब उस हिसाब से निकाला जा रहा है तो 60 साल उसका एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उम्र गया है। तो अब ये चीज क्या हो रही है, खारिज हो रही है ना, कि वसीयत हो ही नहीं सकती भाई। जब वो 93 में ही मर गए तो उनके अपने स्टेटमेंट कि मैं फला डेट में पैदा हुआ था, तो अब इतना खाली मिल जाए। और आपने दिखाया कि 60 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, ये तो आप ही ने दिखाया ना। तो अब उस डेट से इस डेट तक 60 साल पहुंच ही नहीं रहा, ये तो 62 साल हो जा रहा है। 60 साल तो यहीं तक हो जा रहा है ना। तो आप ही के अकॉर्डिंग ना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, आप ही ने लिखा ना 60 साल में। जैसे मान लो किसी, बहुत कभी कभी होता है लैंड में, जैसे ये घर आपका है, ये घर पड़ोसी का है, यहाँ पे एक नीम का पेड़ है और इसको लेके डिस्प्यूट हो गया किसका है। ये कह रहा मेरा है, ये कह रहा मेरा है। इसी बात को लेके सिविल सूट हो गया, कब्जे को लेके या जमीन को लेके, भाई यहाँ कई तरह की बातें होती हैं। अब उसमें एक गवाह को बुलाया गया, बोला भाई आपके सामने ऐसा ऐसा कुछ है, जो साक्षी बुलाए जाते हैं। गवाह साहब, हाँ हम इसको 30-35 साल से देखते हुए चले आ रहे हैं। अब अगले वकील ने कहा कि साहब ये बंदा क्या कह रहा है, 30-35 साल से देखते हुए चला आ रहा है। इनसे पूछिए इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या, पूछिए। तो बोला साहब अभी तो मेरे 2001 है। 2001 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अभी 25 साल के हुए, 26 साल के। आप 35 साल से कैसे देखते चले आ रहे हैं, आप ऊपर झांक रहे थे क्या। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, हो गया ये गलत आपने दिया। ठीक है, जैसे अभी कल एक डिबेट हो रही थी, अंजना ओम कश्यप थी, बाकी उनके बुलाए हुए चेले चपाड़े थे सब। होता ना आजकल वो शो होता है। तो उसमें पूछ रही थी बताइए क्या हुआ, तो बोले अभी 30-35 साल यहाँ पे घर से निकलना बड़ा मुश्किल हुआ करता, हम लोग कॉलेज जाने से डरते थे। और अब इधर ये हुआ कि हम लोग जाके बच्चियां, मतलब लड़कियों के बारे में उन्होंने कहा था कि हम लड़कियां आप जाते हैं पढ़ने जाते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, ये है वो है। नशा पूरा हो गया, बाहर कहानी हो गई। तो कांग्रेस प्रवक्ता का नंबर आया तो उसने कहा कि बिहार में 35 साल से तो कांग्रेस की सरकारिए नहीं है, तब तुमको कैसे 30 साल में डर लगती थी। यहाँ पे जब सरकारी हमारी नहीं थी तो कांग्रेस के जमाने में तुमको डर कैसे लगती थी। कांग्रेस यहाँ तो सब उन्हीं की सरकार है, 20-25 साल से तो आप ही की सरकार, और इसमें से कोई भी 25 साल के ऊपर का नहीं है। तो इसका मतलब आपको अपनी ही सरकार में डर लगता था। बात समझ आई कि नहीं आई। तुरंत मामला शून्य हो गया, तुरंत अंजना ओम कश्यप ना बस बदलिए बदलिए। तो ये लोग भी बहुत कलाकार हो गई हैं, खूब सीख गई हैं, तुरंत पलटी मार लेती है ना। अच्छा इनको शर्म भी नहीं आती, या तो ये कुछ ऐसा कुछ मेकअप आता है क्या कि चेहरे को कुछ भी हो जाए चेहरे पे फर्क पड़ेगा ही नहीं, ऐसा कुछ है हमको लगता है। जैसे होता ना कि ऊपर से जो, अगर ऊपर से जो लगा लो ना, क्या मास्क लगा लो तो अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है पता चले क्या, बाहर बाहर से तो अंजना ओम कश्यप ही दिखेंगे। और बड़ा लोग बोल भी देते लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता, फिर कहते पैसा मिलता है तो सब कुछ। ठीक, अब आ गया ये देखिए। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब जैसे मान लो एक उदाहरण और दे देते हैं कि एक बच्चे के जन्म के समय से लेकर
उसके माता पिता की मृत्यु के समय तक उसे अधर्मज बच्चा माना गया। अधर्मज मतलब लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट माना गया। दूसरे बच्चे को हमेशा परिवार का उत्तराधिकारी माना गया था। अब इसमें कैसे हो कि उस बच्चे को भी उसके माँ बाप के वंश का माना जाए। भाई इलेजिटिमेट है तो वंश का नहीं हुआ। एक लेजिटिमेट बच्चा है कि इलेजिटिमेट बच्चा है। तो पिता की पारिवारिक बाइबल मतलब में प्रविष्टि, कब्र के पत्थर पर लिखी गई बातें, कौटुंबिक वंशावली, सभी को माँ बाप के कथन माने जाते हैं और नातेदारी के अच्छे साक्ष्य होते हैं। यानी कि अब उसके माता पिता के जो भी स्टेटमेंट रहे होंगे उस बच्चे के बारे में सारी बातें कि बेटा तुम यही क्यों, क्योंकि लेजिटिमेट बच्चा भी माता पिता की प्रॉपर्टी का वारिस होता है। कौन सा बच्चा? इलेजिटिमेट। ठीक है। तो अब भाई उसको तो साबित करना पड़ेगा कि मैं इन्हीं का बच्चा हूं। तो अब पिता ने या कहीं पे माता ने अगर कुछ ऐसा एंट्री किया है तो मानो। ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें एक आपको प्रॉब्लम बताया था ना मैंने, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? एक व्यक्ति ने एक स्त्री को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और भर्ती कराते समय उसे अपनी पत्नी बताया। उसके बच्चे को स्कूल में भर्ती करते समय स्वयं को उसका पिता दर्ज करवाया और बच्चे के नाम से बैंक में खाता खोलने में खुद को पिता बताया। इन सब बातों को उनका पिता पुत्री का नाता दर्शाने के लिए क्या होगा? रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा? उस व्यक्ति की मृत्यु के 20 साल बाद उस नाते के बारे में विवाद पैदा हो गया। अब बताओ कि वो बातें सब रिलेवेंट है कि नहीं है? तो कोई सवाल ही नहीं यहाँ पे उठता। ठीक। अब लास्ट आइए आप। लास्ट है ना, ABCDEF जी। हाँ, एफ जी जी है। तो मृतक व्यक्ति का संबंध, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। रिलेशन ऑफ पर्सन डिसीज्ड है ना, मृतक व्यक्तियों का संबंध। कौन सी किताब लाई हो? है दिया है? खोली हो कि नहीं? मिल रहा है? हाँ। तो पढ़ क्यों नहीं रही हो? हम्म, तो इसमें क्या है कि deals with recorded declaration as to the relationship between person who are now disease is provided that when the question is as to the existence of any relation between person disease, यानी ऐसे व्यक्तियों के संबंधियों के बारे में जो जीवित नहीं है, ये खंड कहता है कि जब किसी मृतक व्यक्ति का नाता प्रश्नगत हो तो किसी मृत व्यक्ति का उस विषय पर कथक सुसंगत होगा यदि वो परिवार के बारे में किसी वसीयत या दस्तावेज पर
किया गया है, या किसी कौटुंबिक वंशावली पर, या कब्र के पत्थर पर, या कौटुंबिक चित्र पर, या अन्य किसी स्थान पर जहाँ की ऐसी बातें प्रायः लिखी जाती हैं। और ये भी आवश्यक है कि कथन कोई झगड़ा पैदा होने के पूर्व हुआ हो। ठीक है, जैसे आजकल शादी ब्याह बारात में जाते हो ना, तो खाते हुए भी और मिलते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, अगर कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, लेकिन निकालो उसके शादी की वीडियो, वो कह रहे हैं उसमें नहीं थे। ठीक है, तो जीवित व्यक्तियों के नाते के बारे में, मृतक व्यक्तियों के नाते के बारे में लिखित मौखिक वचनों का साक्ष्य ग्राह्य होता है। और धारा ये खंड 6 में केवल लिखित वचनों का होता है। ठीक है, अपनी 5 में दोनों में फर्क क्या है, यानी 4 5 यानी कि एफ और जी में। हाँ, तो इसमें सिर्फ मृतक व्यक्तियों का संबंध है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखित वचनों का ही होगा। ठीक है, लास्ट देखिए, अब ये देखो इतनी पार्ट इसमें दिए हुए हैं, इसको इतना इसलिए है कि जब भी मृत्युकाली, एक तो होता प्रॉब्लम वाले सवाल आते हैं, तो प्रॉब्लम वाले सवाल में भी आपको ये ध्यान रखना कि 8 पॉइंट में से किस पॉइंट के अंतर्गत ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर जन्म तिथि से संबंधित है तो कौन सा आएगा, है ना, जन्म तिथि से संबंधित है तो, नातेदारी से संबंधित है तो कौन सा आएगा, है ना। तो ये सब चीजें इस तरह से उनको करके देखना। फिर स्टेटमेंट इन डॉक्यूमेंट्स एज टू कस्टम आर यूजेस, सेक्शन 26, इसमें क्या है, दस्तावेज, जो चीज नातेदारी और रिश्तेदारी के बारे में थी, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में है कि वो है या नहीं है रियल में। तो अब जैसे मान लो कोई बात लिखी गई पहले, या जैसे आप अभी सेक्शन 51 52 53 पढ़ोगे, है ना, जुडिशियल नोटिस, है ना। जुडिशियल नोटिस का क्या मतलब होता है, जुडिशियल नोटिस का क्या मतलब होता है, लेकिन जो बात है उसमें हमें इफ बट नहीं करना है। अगर आपका मार्कशीट हमारे सामने आ गई है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि फर्जी है, ये है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर अथॉराइज्ड अथॉरिटी है। छुट्टी छठ की पूजा का कैलेंडर में है, तो हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे कि यार पूछे आज है कि नहीं है, वाकई में है कि नहीं है, परमिटेड है कि नहीं, हम नहीं पूछे, कैलेंडर में दिया हुआ है। तो कैलेंडर भी आपका, जितने भी गस्टेड वो होते हैं, उनमें जो भी बातें लिख दी जाती हैं वो सब, चाहे वो रूढ़ि के बारे में हो, चाहे प्रथा के बारे में, जिसके भी बारे में होगी, वो सब मान्य होंगी। ठीक है, कई व्यक्तियों द्वारा भावनाएं अभिव्यक्त करना, देखो कोई आया है क्या मिलने के लिए, कई व्यक्तियों द्वारा भावनाएं अभिव्यक्त करना, स्टेटमेंट ऑफ सेवरल पर्सन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। ठीक, जैसे कोई चीज होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई चित्र बनाया, ठीक है, और इस चित्र की नकल करके आपने ले जाके कहीं पे और उतार दिया। अब क्या आपके उस पे ग्रुप पे पहुंच गया सबके, तो सबकी फीलिंग क्या होगी, ये बताए ना, सर तो ये चित्र तो सर ने बनाया था, ये सबके उसमें आ रहा है, इसका मतलब वायरल हुआ है ये। या किसी दूसरे माध्यम से आया हो, तो आपको क्या फील हो रहा है, इसका मतलब कि सर की पेंटिंग को या सर के चित्र को चोरी किया गया है, ये व्यक्ति क्यों वायरल कर रहा है। बात समझ रहे हैं इसमें। तो
इस तरह से जब कहीं पे भी एक साथ किसी चीज के साथ फीलिंग जुड़ जाती है तो वो बात भी रिलेवेंट हो जाती है। ठीक है। ये आपका 2032 पुराना, नया 26 समाप्त होता है। अब इसमें 27, 28 और 29, 30। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इनमें देखेंगे हम लोग और फिर उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 30 तक याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद करो, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है, याद करो, अभी आ रहा हूँ पूछने। ठीक है, अभी आज भी साइंस वाले नहीं आएंगे, अभी आए हैं आज। तो अभी हम ही लेंगे क्लास 11 बजे तक, याद करके हम पूरा